नंबर लिखा होगा जी करके, ठीक है। तो आपका जो नंबर है, आप वो नंबर मुझे बताएंगे कि आपको जो ये लिंक मिला है ना व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप पे मिला होगा, वो कौन सा ग्रुप है, बस आपसे मैं वो पूछना चाह रही हूँ, ठीक है। तो जस्ट आज का एक्सक्यूज दे दूं, आप क्योंकि मेरे पास इन ग्रुप्स का एसएस नहीं था, आज मैं आपसे एसएस मतलब एसएस लेके आपको कल सुबह 2 बजे तक या फिर 11:30 तक, अगर मुझे तुरंत के तुरंत एसएस मिल गया तो मैं आपको ये जो चीजें हैं अवेलेबल करवा दूंगी, वीडियो की रिकॉर्डिंग लिंक्स भी डाल दूंगी। एंड जो ओके 87, हाँ जी बेटा जी 87 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है 87। चलिए जी, सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छा, कैसा हुआ तुम लोग का सीईटी का पेपर? बहुत सब लोग सबके सब भाग रहे थे ना, मैम पेपर है पेपर है पेपर है। बताओ जी कैसा हुआ पेपर आपका? मस्त। अब ये वाला जो पेपर होगा ना उसको भी मस्त, जो आपको पता है ना आपका एक और पेपर भी होने वाला है। नहीं बना रहे, नहीं दिया था सुपर, बट नेगेटिव मार्किंग थोड़ी टेंशन है। तो बेटा जी हर जगह ही टेंशन होती है, उसका तो हम कुछ कर सकते हैं। मैम जब मेरी क्लास टाइम चेंज करवानी है, मैं इस टाइम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती। मंतक्षा जी आपके लिए कौन सा टाइम फिजिबल है क्लासेस लेने का, आप मुझे पहले ये भी बता दीजिए साथ में फटाफट से। बस हम 6 बजे का, 6 बजे का तो 6:30 से एक मेरा बैच फिर से भी चलता है, मैं ट्राई करती हूँ। और वैसे भी पता है बच्चे, अभी जो आपका जो बस ये संडे तक मैनेज कर लो, संडे को आप लोग को पता है कि आपका क्या है, एक फिर से रीशफलिंग होगी बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस, आपको फोटोन और कैटलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो प्लीज उतने दिन का तब तक वेट कर लो, और फिर आपको नया बैच और जो मिलेगा ना, इस बार गूगल फॉर्म में पूरे होश से भरना कि आपको कौन सा बैच चाहिए, ठीक है जी। चलिए जी आ जाते हैं हम लोग आज की क्लास में। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है रहेगा वो डीएनए वाला रहेगा, बट पहले आपको मुझे थोड़ा सा ये चीज है, क्योंकि हम लोग क्या है 4 दिन बाद मिलते हैं, तो सेम टाइम पर 2 बैच चलेंगे। कैसी बात कर रहे हो लक्षिका, सेम टाइम पे 2 बैच चलेंगे? चलो जी, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स वाला जो चैप्टर है, एक बार फिर से हम थोड़ा सा पार्ट जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कैसे हमने याद किया था, मैम में आई ज्वाइन दैट टू बैच मींस, मैं समझी नहीं आपकी बात। अरे पता है बच्चे जी, सुनो सुनो मेरी बात, प्लीज क्लास में और भी बच्चे हैं, मैम में आई ज्वाइन दैट टू सेकंड बैच मींस एट 10 PM वाला ओनली नाउ। हाँ जी शिवांगी जी, कोई इशू नहीं है, आपके पास अगर लिंक है तो आप ज्वाइन कर सकती हैं, अगर कोई रियल इशू है तो। आप जिसको भी बात करिए ना, प्लीज 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 10 बजे हम लोग बात करेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 9-10, तो हम लोग को फटाफट से चैप्टर भी कंप्लीट करना है, और बहुत सारा है आज, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीछे चल रही हूँ सारे टीचर से, एंड आई डोंट वांट दैट। चलो, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स मैंने आपको पढ़ाना है आज की क्लास में, मतलब पढ़ाना एक्चुअली डीएनए प्रोटीन और ये सब है। लक्षिका थोड़ा सा पेशेंस 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 बेटा, मैं 10 आप लोग के डाउट्स लूंगी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में जब हम लोगों ने बात किया था, तो उस दिन हमने बात की थी कि यहाँ पे पहले आपके नाइट्रोजनस बेस, एनबी इज फॉर नाइट्रोजनस बेस, साथ में आपकी शुगर डिपेंडिंग अपॉन कौन सा डीएनए और आरएनए है, और प्लस फॉस्फेट, ये रहेगा। प्लीज पूरे होश में आप लोग लेक्चर सुनिएगा, बिकॉज लास्ट क्लासेस से मैं 5 क्वेश्चन इसके साथ में पूछ रही हूँ उसी टॉपिक के जो मैं अभी जस्ट पढ़ा के हट रही हूँ। तो आई वॉन्ट कि जब वो बच्चे आंसर दे सकते हैं ना ध्यान से सुन के, तो आप सारे भी दोगे। थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज्यादा है क्लास की, बट मैं सबके आंसर्स को ऑब्जर्व करती हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो ये थी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या था, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। नाइट्रोजनस बेस आपको बताया था एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिडीन और यूरेसिल, इन सबको हमने क्या कहा था, नाइट्रोजनस बेस। कहानी सिर्फ ये थी कि थायमिडीन हमारा प्रेजेंट होता है डीएनए में, और हमारा जो यूरेसिल प्रेजेंट होता है वो किसमें होता है, आरएनए में। अब देखो एक नई चीज आज की क्लास के लिए, वो आपकी ये है, देखो ये इस वाले को लाइंस को भी एक बार देख लेते हैं, ऑल्दो आप ये पढ़ चुके हो कि नाइट्रोजनस बेसिस, जस्ट 1 सेकेंड बच्चा जी, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस जो कि क्या है आपके, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन है, ये सारे के सारे क्या है आपके कार्बन कंपाउंड, जैसे जो ये लिंक्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके कार्बन कंपाउंड जो ये है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, जहां से ये इसका आपने बेंजीन रिंग हमेशा बनाई है ना, बेंजीन रिंग की तरह ये क्या है, सारे के सारे कार्बन कंपाउंड है। और हीट्रोसाइक्लिक रिंग है, हीट्रोसाइक्लिक रिंग का मतलब है कि अलग अलग कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनी हुई है। फिर आ जाता है कि दे फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। किसकी बात कर रही हूँ मैं आपसे, मैं बात कर रही हूँ नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेस वो न्यूक्लियोसाइड्स में और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या, आप खुद से देखो न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस,
प्लस एक शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस। सपोज करो अगर नाइट्रोजनस बेस नहीं है वहां पे, तो क्या बचा? तो ये तो न्यूक्लियोसाइड वगैरह कुछ नहीं हुआ ना, ये तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलर इज द थिंग विद न्यूक्लियोटाइड्स। अगर न्यूक्लियोटाइड्स में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में आपका नाइट्रोजनस बेस हमने हटा दिया, मतलब कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिडीन, यूरेडिन सब कुछ हटा दिया, यूरेसिल हटा दिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे सिर्फ शुगर बची जिसपे की फॉस्फेट अटैच्ड है, राइट? इतना ही हुआ, तो ये क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, आपके जो नाइट्रोजनस बेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। फिर आ जाती है अगली कहानी हमारी 5 नाइट्रोजन बेसिस की, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए बार बार रिपीट नहीं करेंगे। बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमसे लास्ट टाइम मिस हो गई थी वो थी कि नाइट्रोजनस बेसिस को इन 5 पार्ट्स में तो हमने बाद में डिवाइड किया है, उससे पहले हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कोई बच्चा जो मुझे बताना चाहेगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। वैसे अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, जब मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी ना, उसी टाइम पे ये जो चीज थी, बिकॉज मैंने इरेज नहीं कर पाई थी, तो प्रेजेंट थी कि नाइट्रोजनस बेसिस को हमने ये 5 जो है, ये तो इनके बेसिस है, इससे पहले भी इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया है। कोई भी बच्चा जो मुझे उसका नाम बताना चाहेगा कि वो 2 क्लासेस कौन सी थी? नो हबीबा जी, बिल्कुल गलत आंसर है। बिल्कुल सही उषा जी, बिल्कुल 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 सही। और दूसरा भी बता दो उषा। क्या बात है उषा, रोहिणी, रोशनी, बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने। मधु शर्मा जी, चलिए जी, बहुत सारे बच्चे आ गए। लक्षिका, साक्षी, इकरा, क्या बात है, इस क्लास में तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे भरे हुए हैं। बिकॉज लास्ट क्लास बच्चों ने जो आंसर नहीं दिया था ना, वो यही वाला आंसर नहीं दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही आप सबने बताया। आशा देवी जी, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है कि हमने उनको प्यूरिन एंड पिरामिडीन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और फिर आ जाते हैं आपके यही इंडिविजुअल्स कि प्यूरिन में हमारे कौन से आते हैं? प्यूरिन में आता है हमारा एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडीन में आते हैं हमारे कौन कौन से? थायमीन। आप कैसे याद कर सकते हो? प्यूरिन हमारा है, लिखने में छोटा, वो जिसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये लिखने में तो छोटू सा है, बट आप इसका डायग्राम देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, डबल रिंग है। तो अगर प्यूरिन और पिरामिडीन में आपस में आपको डिफरेंसेस भी पता करने हैं ना। अच्छा, मेरी वीडियो वगैरह बिल्कुल क्लियर है ना? बिकॉज मेरे फोन में ना ये पॉज हो रही है बार बार से। बस आप मुझे बस ये बता दो एक बार कि वीडियो ऑडियो सब कुछ क्लियर है, एंड स्लाइड्स भी क्लियर है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो जी। प्यूरीज में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी बच्चा ऑफेंड नहीं होगा, रेड कलर में यूज कर रही हूँ, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका 2 रिंग्स प्रेजेंट है। एक रिंग ये मेन वाली, और दूसरी ये। सिमिलर इज द केस विद गुआनिन, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग। तो प्यूरिन में आपकी क्या है? 2 रिंग्स प्रेजेंट हुई है जो कि साथ में अटैच्ड है। और जितने भी हमारे पिरिमिडीन है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये सारे के सारे क्या है? सिंगल रिंग वाले हैं। अब देखो कहानी एक और आती है। आपको प्यूरिन को याद कैसे करना है? आपने प्यूरिन को याद करना है कि इसमें आते हैं हमारे ए और जी, एडेनिन और गुआनिन, जैसे भी लड़कियां बोलती है ना एजी, वही वाला एजी। और पिरिमिडीन आप कैसे याद करोगे? CUT कट, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। ठीक है, अगर हो सके आप लोगों से, क्योंकि मेरे को पता है, देखो अगर 100 में से 5 बच्चे इस डायग्राम को याद कर सकते हैं तो 95 भी कर सकते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं। ठीक है, बस उनको क्या है, वो एफ नहीं डालना चाहते हैं, वो सोचते हैं छोड़ो यार, छोड़ देंगे, ये क्वेश्चन क्या ही है, बहुत हार्ड लग रहा है। बट सिर्फ और सिर्फ ना, आप क्या बोलते हैं, 5 दिन तक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक, ट्रस्ट मी बच्चों जी, अगर आप इस डायग्राम की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, दिन में सिर्फ 3 बार, जैसे डॉक्टर की डोज होती है ना, 3-3, मतलब एक, आज ट्यूसडे क्लास है, ओवर होगी अभी 10 बजे क्लास, 5-10 मिनट अपना इंस्टा चला लेना, फेसबुक जिससे भी तुमको एंटरटेनमेंट मिलता है। उसके बाद बस ये 5 डायग्राम को आप 3 बार बना लेना, कल 3 बार, परसों 3 बार, 4th डे ऐसा होगा कि तुम अपने आप ही बना लोगे। ठीक है, एंड 5th डे भी यही कहानी होगी। तो अगर बहुत सारे कर सकते हैं तो आप भी लोग कर सकते हो। और एक चीज अब और इंपॉर्टेंट आ जाती है यहाँ पे, साथ में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको ये देख के ही समझ आ रहा होगा, ऑल्दो ये मैं लास्ट क्लास में क्वेश्चन की तरह पूछा था कि हमेशा जो प्यूरिन है ना, वो पेयरिंग करेगा या बॉन्ड बनाएगा पिरिमिडीन के साथ। ये बात मुझे पता है, आप लोग को पता है, बट आप लोग को शायद ये लिखने वाला जब पार्ट आता ना, तो आप नहीं मिस कर देते। आप यहाँ देखो कि जो ये दोनों प्यूरिन के वाले ग्रुप में आए हैं, एडेनिन, क्या ये आपस में पेयरिंग कर सकते हैं? नहीं जी, आपस में पेयरिंग नहीं कर सकते। एडेनिन हमेशा यूरेसिल या थायमिन के साथ ही पेयर बनाएगा। उसी तरीके से जो हमारा गुआनिन है, वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, आई गेस ये वाली बात सबको क्लियर हो चुकी है। चलो जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पे कहानी हमारी क्या है? सेम वही कहानी जो मैंने अभी आपको समझाई कि न्यूक्लियोसाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है?
एक नाइट्रोजनस बेस, एनबी इसको लिख लो। हेट्रोसाइक्लिक अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आशा जी, जो ये डायग्राम लिखे हुए हैं ना, एडेनिन का डायग्राम, गुआनिन का डायग्राम, थाइमिन का डायग्राम, साइटोसिन का और यूरेसिल का, इसके डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ। बच्चों को टफ लगते हैं बट ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। चलो जी, अब इस पेज को ही आप ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से समझोगे। जो ये लिखा हुआ कंटेंट ये आप समझ चुके हो, बस डायग्राम वाले को पार्ट को देखना है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा ना वो इसी से बनेगा, बट 4 पेज बाद में। अभी से देखो आपको बता भी दे रही हूँ। देखो जी ना, आपको पता है न्यूक्लियोसाइड्स में क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो कहानी आती है ना बच्चे जी, आप क्या करो ना, आपके फोन में इस वाले डायग्राम को ना थोड़ा सा जूम कर लो, बिकॉज मैंने अपने क्लास में जूम करके देखा है, वो क्लियरली विजिबल है। इस डायग्राम को प्लीज फटाफट से थोड़ा सा जूम कर लो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। थैंक यू आया जी रिस्पॉन्स करने के लिए। इसको जूम कर लिया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे एडेनिन, राइट। आप सबके सब क्या पढ़ रहे थे कि 5 जो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिडीन, यूरेस थाइमिडीन नहीं, थाइमिन, यूरेसिल, यही 5 पढ़ रहे थे आप, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एडिनोसिन, फिर से मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ प्लीज, ठीक है। एडिनोसिन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि आपका जो एडेनिन है, जो एक नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, वो आपका किससे अटैच्ड है, एक शुगर के साथ अटैच्ड है। जब एडेनिन फॉस्फेट नहीं, सॉरी फॉस्फेट नहीं, जब एडेनिन आपका शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बन जाता है एडिनोसाइन। कितने बच्चों को ये बात क्लियर हुई? फटाफट से एक बार यस मैम लिख दो, वाई भी चलेगा। एडेनिन जब शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसी को कहते हैं एडिनोसाइन, ठीक है। और उसी तरीके से अगर गुआनिन जब शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो हो जाता है ग्वेनोसाइन। जब थाइमीन बनाता है तो वो हो जाता है थाइमिडीन। जब हमारा यूरेसिल बनाता है तो वो बन जाता है यूरेडीन। और जब साइटोसाइन बनाता है तो वो बन जाता है साइटिडीन, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है? चलिए जी, अब आगे कहानी बढ़ा देते हैं। आगे कहानी हमारी ये है कि जो बच्चे अभी क्लास में थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए हैं, क्या मुझे वो कोई रीजन बताएंगे? मैं क्लास पढ़ाती जा रही हूँ, बस आप अपना रीजन डाल दीजिए कि आपको लिंक लेट मिला है या फिर कुछ और भी इशू है आपके साथ। बिकॉज हम लोग को एक्चुअली ये चीज भी दिया गया है कि अगर किसी स्टूडेंट को लिंक विंक की वजह से कोई क्लास में लेट ज्वाइन कर पा रहा है और उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो उस स्टूडेंट पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए भी ना हम अलग से एक लेक्चर करवाएंगे, उनकी जो रेगुलर क्लासेस हैं उसके अलावा। आपको बस टॉपिक बताना है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और आपके लिए अगर जैसे अभी ले लो, कौन सी बच्ची के सामने है, उषा जी और आलिया जी को कुछ एक पढ़ना है कि क्या बोलते हैं, मैम मुझे न्यूक्लियोसाइड दोबारा से पढ़ना है क्योंकि मुझे उस दिन लिंक नहीं मिला था या फिर मुझे समझ में नहीं आया था, तो आप मुझे फिर से पढ़ा दोगे, आप किस टाइम आप फ्री हो? तो मैं यूजुअली 4 से 5, मैंने आपको बताया था कि मैं आपके मैसेजेस लिया करती हूँ, तो आप मुझसे उस टाइम पे अकेले भी वन टीचिंग में, ठीक है। हार्डली, बट वो क्लास 30 to 45 मिनट्स की ही होगी, बट आपको वैसे एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है, अगर आप कोई स्पेशल क्लास लेना चाहते हो तो। चलिए जी, आगे बढ़ जाओ। अब आ जाती है, अब आपको करना है इस वाले डायग्राम को, ठीक है। उसकी जगह अब आप थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करिए अपनी, और अब आप करो इसमें। यहाँ पे क्या कहानी हो रही है कि जब एडेनिन हमारा शुगर के साथ, जो ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग जैसा दिख रहा है ना आपको, ये हमारी शुगर है, ठीक, राइबोस या फिर राइबोस, ये हमारे जब शुगर है और उसके साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये अटैच होता है तो वो बन जाता है एडेनिलिक एसिड। कितनों को ये वाली बात भी क्लियर हो गई? हाँ जी उषा जी, बिल्कुल सही, ठीक है। एडेनिलिक एसिड बन जाता है। सिमिलर कहानी क्या बोलते हैं, थाइमिन के साथ है, गुआनिन के साथ है, यूरेसिल के साथ है और साइटोसिन के साथ भी है, ठीक है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यहाँ पे दिख रहे होगा कि जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपके लिए, 1 सेकेंड बच्चा जी। जो ये आपका फॉस्फेट ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है ना, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच प्लस नीचे ओ एच, यहाँ पे ओ CH2, जो ये वाला बॉन्ड है ना बच्चे, इस बॉन्ड का से हमेशा से क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है, बट नो, एक माइनर सी वो है इसमें, ये है आपका ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। बट आप हमेशा क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको ये बात रटनी होगी
कि आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है, पूरे पूरे वर्ड्स की ध्यान से सुनो, मैं एडेनिन की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर और फॉस्फेट। ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? कितनों को ये बात क्लियर हुई? फटाफट से यस लिख दो कि आपका, हाँ जी बिल्कुल सही। नहीं 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 नहीं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कहानी अभी नहीं आएगी बेटा। जो हमारा जो ये शुगर है, ये हमारा फॉस्फेट के साथ किससे जुड़ा हुआ है? ये हमारा क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड के साथ ये अटैच होता है। ठीक है, फिर ये हमारा मिलके क्या बनाता है? आपका न्यूक्लियोटाइड। चलिए जी, थैंक यू दिशा जी फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब आ जाइए हमारा नया उसमें न्यूक्लिक एसिड की कहानी। अब न्यूक्लिक एसिड की कहानी क्या है? सबके सब बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि आपने आई गेस 7th या 8th क्लास से ही। प्लीज ऐसे मत कहो कि आपको समझ नहीं आया। इतना सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है ये आपका, इस कॉन्सेप्ट में आपको ये क्या समझ में नहीं आया? मैंने आपसे कहा है कि जो ये आपका फॉस्फेट है, वो आपका शुगर के साथ, जो ये है शुगर है, उसके साथ आपको दिख रहा है ना, ये शुगर का लास्ट कार्बन है। हमारी जो शुगर है वो 5 कार्बन शुगर है। तो ये किससे अटैच है आपका? ये हमारा ईस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड की, जिसकी वजह से आपको इतनी सारी रामायण जो है वो समझाई जा रही थी कि न्यूक्लिक एसिड्स में आप सीधे न्यूक्लिक एसिड पे आ जाते हैं ना, तो आपको यही नहीं पता होता कि न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या। ठीक है, अब आपको क्या है, हर एक वर्ड का मतलब पता है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आएंगे। चलो तुम ही लोग बताओगे न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आएगा। सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का, फटाफट से। अंजलि जी ऐसा मत करो भाई, मेरे ही नाम की होके आप मेरा नाम खराब कर रही हो। बिल्कुल सही कहा है आयुष जी ने, लक्षिका जी ने। लक्षिका जी आप एक चीज खा गई हैं। मैं डीएनए और आरएनए की तो बेटा बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी जस्ट हम लोग पढ़ के हटे न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स। हाँ जी बिल्कुल सही। देखो उषा देवी जी, सबको समझ में आ रहा है, तो बेटा आप क्यों गड़बड़ में जा रहे हो? न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब होता है आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस आपकी फॉस्फेट। बस इतना सा लिखना था। इतना सा लिखने में अगर मुझे 4 से 5 सेकंड लगे, तो आपको भी आगे उतना ही सेकंड लगने चाहिए थे। ठीक है, चलो जी, थैंक यू आशा देवी जी एंड इकरा जी, एवरीवन। चलो फिर क्या जाता है हमारा कि न्यूक्लियोटाइड्स हमारे क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अभी जो हमने ये पढ़ा है ना, इतना सब कुछ रामायण, ये सारे हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं? न्यूक्लिक एसिड के। हमने अभी तक क्या, ये एडेनिन फेडेनिन जो बना रहे थे, वो किस लिए बना रहे थे? ताकि हम डीएनए और आरएनए बना सके। चलिए जी, आज की क्लास का आपका थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो आरएनए और दिख रहा है, इसमें आपको मतलब देखने में, जस्ट देखने में क्या डिफरेंस लग रहे हैं। चलिए जी, फिर हम साथ में मैं आपको पढ़ाती भी जाती हूँ, तब तक आप क्वेश्चन का आंसर भी सोचिए। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा लाइन क्या है कि डी मैम, बेस एंड शुगर तो न्यूक्लियोसाइड ही है ना? हाँ, न्यूक्लियोसाइड, बेस एंड शुगर इज न्यूक्लियोसाइड है, बट हम यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो इसलिए फॉस्फेट भी आ जाएगा। आपका कमेंट पढ़ने के लिए ना इतना दूर जाना पड़ता है बेटा जी, प्लीज क्लास में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मत लिखा करो। मैम, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर तो न्यूक्लियोसाइड ही है ना? तो अरे भाई एक सेकंड रुक जाओ, मुझे उसका मैसेज पढ़ने दो। तो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड गलत क्यों क्यों हुआ? लक्षिका आप क्वेश्चन फिर से लिखो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो, और ट्राई करो कि अभी मत लिखो, लास्ट में पूछना एक बार, ठीक है? वरना हमारा, आपको पता है वैसे भी 1 घंटे का ही क्लास होता है, एग्जैक्ट गड़बड़ हो जाएगा। चलो जी, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। डीएनए और आरएनए के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। मनीषा जी आपने बात तो सही कही, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस डायग्राम में आपको कहीं इस डायग्राम में दिख रहा है राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर? सोच के बताइए फटाफट से, तब तक हम आगे कॉन्सेप्ट सुनते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह, एज अ जेनेटिक मटेरियल की तरह फंक्शन करते हैं। बिल्कुल सही कहा है साक्षी जी ने, बिल्कुल 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 सही। बस उन्होंने वर्ड गलत यूज कर दिया, लेयर नहीं, उसे हम कहते हैं स्ट्रैंड। बिल्कुल सही साक्षी जी। चलो जी, मधु जी ने भी अब आंसर सही दिया है, बट पहले वो गलत थे, हेलिक्स कह लो या स्ट्रैंड। जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और उसे ट्रांसमिट करना। स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसी को हम कहते हैं, हमारे जो डीएनए है, डीएनए और आरएनए है, वो क्या करते हैं, एज अ जेनेटिक मटेरियल हमारे इसमें स्टैंड करते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, किसने? साक्षी जी ने। कि आप अगर ध्यान से देखोगे ना,
तो आरएनए में ये सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड है और वही डीएनए में डबल स्ट्रैंड चल रहा है। कैसा? ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ। फिर से एक बार फटाफट से रिवीजन। न्यूक्लियोसाइड, लक्ष्य देखना आपका चीज अगर यहाँ पे क्लियर होता है तो न्यूक्लियोसाइड, SID साइड जब आता है ना, तो वहां पे हमारा आता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, जो कि आपकी राइबोस, या फिर यहाँ पे देख सकते हो कि ये नाइट्रोजनस बेस है प्लस आपकी शुगर, राइबोस या डीऑक्सी राइबोस, कोई भी शुगर। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो। बस डिफरेंस हमारा ये आ जाता है न्यूक्लियोटाइड में कि यहाँ पे एक फॉस्फेट भी अटैच्ड है। और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस आपका फॉस्फेट। अब आई गेस अगर आपका लक्ष्य का क्लियर नहीं है तो आप मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन को अभी ही इंटरटेन। मैम नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर तो न्यूक्लियोसाइड ही है ना, तो पहले तो इस लक्ष्य की ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, वरना वो भटकती रहेंगी क्लास में। नाइट्रोजन बेस एंड शुगर तो न्यूक्लियोसाइड ही है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड गलत क्यों? दैट वाज माय क्वेश्चन। नहीं, मैंने कब कहा कि ये गलत है? मैंने ऐसा कहा कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट? या तो मैंने आपका वो जो आंसर का वो देख नहीं पाई होंगी मैं। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो लास्ट क्लास में इनफैक्ट आपको बताया भी था कि अगर आपको क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड लिखना है तो आप सीधे न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट लिख सकते हो। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। मेरे ने गलती कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैंने तो बोला ही नहीं कि ये आंसर गलत है। कोई बात नहीं लक्षिका जी, होता रहता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। चलो जी आगे बढ़ जाओ कहानी। अब आता है आपकी क्लास का फोर्थ क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है ये एडेनिन है, राइट? ये क्या है आपका? एडेनिन। और यहाँ पे लिखा है एडेनोसाइन। क्या मतलब है, या फिर कह सकते हो क्या डिफरेंस है इसमें? हमने एक को एडेनिन कह रहे हैं, दूसरे को एडेनोसाइन, क्यों जी? क्या सिखाया था अभी, क्या बताया था मैंने? एडिनोसाइन। हाँ जी अंजलि जी, क्या बात है, अंजलि रॉक्स वंस अगेन, वही वाला हाल। नहीं देखो, जो आंसर सही वाला मुझे चाहिए था बिल्कुल वो दिया है। हाँ, अब साइमा जी ने सही आंसर दिया है कि एडेनिन जब आपका किसी शुगर के साथ अटैच हो जाता है, मैम एंड बेस का डिफरेंस। लक्षिका तुम भी करेक्ट 10 बजे बेटा, वरना तुम मुझे ना लेट करा दोगे, अभी बहुत सारा कंटेंट रह गया है। चलो बिल्कुल सही आप सबने आंसर दिया है कि नाइट्रोजनस बेस जो शुगर के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम कहते हैं एडेनोसाइन। तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाले का भी आंसर समझ गए होगे कि जब वो हमारा एडेनिन शुगर के साथ साथ फॉस्फेट से भी अटैच हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एडेनिलिक एसिड। चलिए जी आगे बढ़ जाओ। आज का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज योर मेटाबोलाइट। क्या कहानी मेटाबोलाइट्स की? मेटाबोलाइट्स की पूरी कहानी समझने से पहले आप मेरी एक जनरल सी छोटी सी बात समझ लो कि नॉर्मल कोई प्लांट होता है, अगर वो फ्रूट्स दे, क्या बोलते हैं, उसने फ्रूट दे दिए, ठीक है, उसमें फ्रूट्स आ गए, तो ऐसा नहीं होता कि उस प्लांट की लाइफ साइकिल जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि कभी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो वही कहानी है मेटाबोलाइट्स की कि मेटाबोलाइट्स क्या है बेटा? आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। पहली और इंपॉर्टेंट जो आपका वर्ड है वो क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, और ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। सेकेंड लाइन, सेकेंड वर्ड हमारा लाइन क्या हो गया? पहला प्रोडक्ट है कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, और दूसरा हो जाता है कि दे आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। चलिए जी, और तीसरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट आ जाता है कि दे आर कैटेलाइज्ड बाय वेरियस एंजाइम। बहुत सारे एंजाइम जो है वो रोल प्ले करते हैं आपको मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फोर्थ और जो लास्ट बात हमारी आ जाती है ना इस क्लास इसमें, वो आती है कि दैट अकर नेचुरली विद इन सेल। ये सेल्स के अंदर नेचुरली होते हैं। बट कहानी हमारी कहाँ पे वो हो जाती है कि ये सिर्फ ना अब नेचुरल उस तक नहीं रह गए हैं। ठीक है, अब हम इनको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करते हैं। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझ लो कि आपका जब कोरोना आया था, ठीक है, तो हमारे पास क्या बोलते हैं दुनिया भर में, हम दुनिया भर की बात नहीं, हम इंडिया की बात करें, कितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, राइट? जहां तक मुझे पता है 150 या थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई होगी। 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, हमारे पास लेबोरेटरी कितनी इंडिया में? 150। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा समझ लो कि उनके पास जो वैक्सीन होंगी वो 15, इतनी मान लो, चलो हम लाख में ले लेते हैं, ठीक है, 1.5 लाख वैक्सीन होंगी हमारे पास। तो क्या वो सफिशियंट थी इनको फीड करने के लिए? तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो हमने क्या किया, इनका प्रोडक्शन क्या किया? डबल और ट्रिपल किया।
राइट। जब इनका प्रोडक्शन हमने डबल और ट्रिपल किया तो ये क्या नेचुरल रह गया? नहीं जी, हमने उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया ताकि उनसे ज्यादा इन सब चीजों का प्रोडक्शन करवाया जा सके। ठीक है, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है और कौन चाहते हैं कि मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं? बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको तभी समझ में आएगा आगे जैसे। हाँ, उषा जी को तो फट से सब कुछ क्लियर हो जाता है ना। चलिए जी, इकरा जी ने भी कह दिया है। तो ठीक है, ठीक है। अमन जी, चलिए ठीक है। अब 5-6 बच्चों ने कह दिया रिपीट करने को, तो सुन लो मेरी बात फिर से। आपका जब कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? सपोज कर लो 150 करोड़। अब सबको क्या लगना था? वैक्सीन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो ये आपकी वैक्सीन है, अभी जब आगे आप पढ़ोगे ना तो यहाँ पे देखोगे कि एंटीबायोटिक्स और जो वैक्सीन वगैरह हैं वो सब ह्यूमन बॉडी, क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में हम बनाते हैं। और वो भी ये कहा जाता है कि ना हम उसको नेचुरली बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे पास कितनी लैब्स थी? सपोज कर लो 150 लैब्स या 150 लैब्स जितनी भी थी हमारे पास, उसके पास 1.5 लाख ही वैक्सीन अवेलेबल थी। ठीक है, मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सपोज कर लो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख ही वैक्सीन अवेलेबल थी, तो क्या वो वैक्सीन सफिशिएंट थी 150 करोड़ पॉपुलेशन में लगने के लिए? नहीं जी। तो हमने क्या किया, वैक्सीन का प्रोडक्शन डबल कर दिया, या फिर कह दो फास्ट कर दिया। उनका प्रोडक्शन जो था वो फास्ट कर दिया। अब इससे हुआ क्या, हमको इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बट अब हम लोग क्या करेंगे, उनके प्रोडक्शन को फास्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, उनको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, जिससे कि वो ग्रो कर सके। चलिए जी, फिर क्या है, अब यही बात जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई कि कुछ जितने कोई भी मेटाबोलाइट्स हो उसको प्लांट्स, ह्यूमन, माइक्रोब्स कोई भी ग्रो कर सकता है। अब मेटाबोलाइट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो मेटाबोलाइट समझने के लिए ये स्लाइड बिल्कुल काफी है, बट आपको ना एग्जाम में जो आता है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हो, वो आपका आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मतलब एक बार को आप मेटाबोलाइट्स को छोड़ के जा सकते हो, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को छोड़ के जा सकते हो, बट आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को किसी भी कीमत पर छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, इट्स वेरी 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 दैट टू इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम प्राइमरी वाले से ही स्टार्ट करेंगे। नहीं, स्टार्ट प्राइमरी से ही कर लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारा क्या कहता है कि दे आर द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब किसी भी पर्टिकुलर सेल है या डेवलप करना है तो ये उस टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। कैसे जी? तो कैसे जी का आंसर है कि आपका जब सेल है, आपको पता है जब वो अपना आपको डिवाइड करता है तो क्या होता है, 1 से 2 में पड़ जाते हैं ये। तो आपको मैंने अभी जब हम लोगों ने फिजन और फ्यूजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कहानी क्या थी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनके अंदर के सेल ऑर्गेनेल्स थे, वो उनको क्या करते हैं, डबल करते हैं। जिसके पास 1 माइटोकॉन्ड्रिया था उसने 2 माइटोकॉन्ड्रिया कर लिए अपने अंदर। ठीक है, 1 न्यूक्लियस था तो उसने अपने आप में 2 न्यूक्लियस कर दिए। आपको पता है सब अपने आप को डबल करते हैं। अब आप सोचो आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? आप कोई रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे हो, ना ही आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिजम्स के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। समझ रहे हो चीजें कहाँ चल रही हैं आपकी? हम सेल में नहीं है, सेल के अंदर घुस चुके हैं। ठीक है, एक जो पर्टिकुलर छोटा सा सेल है ना, वो किससे बना हुआ है, हम वहां पे पहुंच गए हैं कि न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या फिर जितनी भी चीजें आपको चाहिए हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके केमिकल कंपाउंड्स है ना कहीं वहीं पे रोल प्ले करते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किस में यूज करते हैं, आप प्रोड्यूस होते हैं आपके प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये इसी टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्या, अब इनकी क्या कहानी है कि इनका ये अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हो चाहे मत हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप इसका एग्जांपल कैसे समझ लो, मुझे नहीं पता आप लोगों ने का जो लैब है अभी वो किस हिसाब का है। जैसे हम लोग, जब मैं पीएचडी कर रही हूँ तो हम लोग की जो लैब सेट होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे एक, आप लोग देखो मैंने आपको उसको लास्ट क्लास में जब हम लोग एलगी वाला पढ़ रहे थे ना, उस टाइम पे एक मीडिया बताया था जिसको मैंने नाम बताया था अगार। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करा दिया तो अगर उसके अंदर एंटीबॉडीज बनाने की, एंटीबायोटिक्स बनाने की क्षमता है तो भी ठीक, नहीं है क्षमता तो भी ठीक, वो तब भी सरवाइव करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब अगर आप ये देख लो, सपोज कर लो कि आपने कोई आम का पेड़ उगाया। अब आपके साथ आम का पेड़ का मतलब मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि आपको चीजें ना जल्दी से समझ में आ जाएंगी। एंटीबायोटिक्स वाली मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आया, बट आम वाला बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। वो कैसे
कि जब आपका आम का पेड़ है, जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे आम के पेड़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आम देते हैं, ठीक है, उसके बाद आम नहीं देंगे, ठीक है। तो क्या उससे उसकी लाइफ में कोई फर्क पड़ा? तो वही कहानी होती है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, कि इनका ना ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का प्रॉपर प्रॉपर और पूरा पूरा लेना देना है। दे फॉर्म इन ग्रोथ फेज। ये कब होते हैं? आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि जब ग्रोथ फेज चल रही होती है उस टाइम पे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स अकर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनका क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कहानी? ये हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एंड प्रोडक्ट हैं, उससे मिलती जुलती लाइन है ये वाली, तो इसको भी अभी के अभी पढ़ लेते हैं। क्या कहती है ये लाइन? इट सेज कि दे आर डेराइव्ड बाय द पाथवेज इन विच प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इन्वॉल्व। मतलब एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का कोई पाथवे चला आ रहा है, उसी में कहीं बीच में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का भी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इनका कोई अलग से पाथवे नहीं होता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अब देख लो कि दे मेंटेन द, जो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, दे मेंटेन द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। क्योंकि आपको पता है ये कहीं ना कहीं जब आपके ये अमाइनो एसिड, शुगर, विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड्स इन सबसे मिलकर बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये आपके क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी से अटैच होंगे, उसका फंक्शन में रोल प्ले कर रहे होंगे। और इनको हम सेंट्रल मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं। किसको? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को। फिर आ जाता है आपका क्या? फिर आता है आपके इम्पोर्ट, क्या बोलते हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि इनका काम, हमने अभी जब लास्ट स्लाइड थी क्या पढ़ा? कि ये हमारी वैक्सीन वगैरह बनाने में यूज होते हैं। तो ये किस चीज में इनडायरेक्टली यूज हो रहे हैं? ये ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक्स के, टॉक्सिन्स के, फेरोमोन से, एंजाइम्स के, इनिबिटर्स के, रबर, ड्रग्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है ना, जो सबसे कॉमन है, आप सबने, मेरे को मतलब मुझे नहीं पता कि कितनों ने, बट सबने ना हींग तो देखी ही होगी, ठीक है, जो खड़ी वाली होती है। तो वो सब भी क्या है? हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्ट है, कुछ ऐसी होती है। मोस्टली 10 डब्बे में वो पता नहीं कौन सी एवरेस्ट एवरेस्ट वाली थे, या जो मॉम्स यूज करते हैं, तो वो ऐसी वाली हींग यूज करते थे, ठीक है। अब आ जाता है ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप सबको ये याद करके आना है, वो है आपका पहला होमवर्क आज की क्लास का। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम और उनका कौन कौन से रोल है, ठीक है। बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं। कौन कौन से? कैरोटेनॉइड और एंथोसायनिन। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, सो इट इज इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, यू कांट लीव इट। फिर ये एल्कोलाइट्स की तरह भी काम कर सकते हैं, मॉर्फिन और कोडीन में। टर्पेनॉइड्स की तरह काम कर सकते हैं, मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स में। एसेंशियल ऑयल्स की तरह भी काम करते हैं, हाँ जी आशा जी दिखा रही हूँ, लेमन ग्रास में। टॉक्सिन की तरह भी काम करते हैं, एब्रिन और रईस में। लेक्टिन्स की तरह भी कॉन्केवेलिन में। ड्रग्स की तरह भी विनब्लास्टिन और कर्क्यूमिन में। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस की तरह भी, जिसको हम रबर, गम्स एंड सेलुलोज में करते हैं। ये लीजिए आशा जी या उषा जी, जिसने भी कहा था लास्ट स्लाइड दिखाने के लिए, बेटा जी क्लास 11:30 पे मेरी जब बोली एंड होगी ना, उसके बाद मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। और आज अगर आपका मेरे को एसएस नहीं मिल पाया तो कल तो ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ जी लक्षिका जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, ऐसे तो सपोर्ट चाहिए। तो मैं भेज दूंगी। अभी तक मेरे पास एसएस नहीं था, मैं इसलिए नहीं भेज पा रही थी, बट जैसे ही मैं आपका एसएस ले लूंगी और मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ और ग्रुप्स में भी अटैच हूँ, तो मैं उन बच्चों को ज्वाइन करके उनमें सारे नोट्स वगैरह भेज दूंगी। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या? बायोमोलिक्यूल्स। पढ़ के आए हो इसलिए ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खाएंगे हम लोग। बायोमोलिक्यूल्स का हमने क्या पढ़ा था? कि बायोमोलिक्यूल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या पढ़ा था? कि इनका जो वेट है वो 1000 डेल्टन से कम है, और इनका सॉरी ज्यादा है मैक्रो का, और माइक्रो का 1000 डेल्टन से कम है। यूजुअली क्या 18 से 800 डेल्टन के बीच में रहता है। बट हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो हम यूजुअली क्या कह देते हैं, 1000 से कम वाले हो गए तो माइक्रो, 1000 से ज्यादा वाले हो गए तो मैक्रो। चलिए, हमने जब आपको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वाला एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस टाइम पे फाइंड आउट किया था कि जितने भी हमारे ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कहाँ रह जाते हैं? हमारे छन्नी के ऊपर, या फिर कह सकते हो फिल्टर पेपर के ऊपर, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, रिटेंटेट के ऊपर, रिटेंटेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और उसमें कौन कौन से होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। फिर हमारा आता है माइक्रो उसमें, और उसमें हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, मोनोमर्स हैं और वाटर है। आई गेस आपको, हाँ जी। और ये हमारा फिल्ट्रेट में जाता है, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। नाम नहीं देखा ही, बट आपने बिल्कुल सही स्टेटमेंट की कि ये हमारा एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं, और ये फिल्ट्रेट की फॉर्म में नीचे जो आ जाता है लिक्विड वाला पार्ट, उसमें आ जाते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। चलो जी,
फिर अभी आपने देखा होगा कि लास्ट स्लाइड में हमने क्या लिपिड को बड़े उस तरीके से लिखा था। अंजलि जी वो भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होंगे। पता है एक क्लास में ना ये बच्चा आता ही आता है जो ये बात पूछता ही पूछता है। ठीक है जी, चलो जी। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या कहानी है हमारा। हमने जो लिपिड्स वाला पार्ट था हमें बस वही वाला देखना है कि लिपिड्स जो है यूजुअली क्या होता है, इनका वेट क्या है 800 डेल्टन से कम होता है। बट इनकी कहानी क्या होती है कि आपने पता है आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड ऐसे करके पढ़े हुए थे। जनरल भी मैं आपको समझा रही हूँ एक कॉमन एग्जांपल देख के, और जो हमने साइंटिफिक लैंग्वेज उसमें पढ़े थे उसको भी मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ आपको। अगर हमने ना इस लेयर्स को ऐसे ही पढ़े थे हमने फॉस्फोलिपिड जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन्स पढ़ रहे थे, कुछ इस हिसाब के ही थे। अगर हमने इसको डिसरप्ट कर दिया, मतलब कि इसको एसिड डाल दिया हाई वाला, तो ये क्या हो गया, ये अपनी लेयर से हट जाएंगे। तो ये क्या करेंगे ना, ये आपस में एक रिंग की तरह बन जाएंगे ऐसे, जिसको हम ना मिसेल्स कहते हैं ऐसे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। अब इसको समझ आप ऐसे लो कि आपने क्या करना है, एक ग्लास में 2 बूंद की तेल की डालो, तो आप देखोगे कि तेल की जो 2 बूंदे हैं ऊपर तैर रही है, बट आप उसको ना कस के हिला दो। ठीक है, तो आपको वहां पे दिखाई पड़ेगा कि वो पूरी पूरी जो बूंदे हैं ना वो ऐसे छोटी छोटी करके डिवाइड हो गई, बट वो फॉर्म फिर भी वेसिकल्स की तरह ही करेंगे। वेसिकल्स मतलब ऐसा स्फेयर जो शेप है उसकी इसमें ले लेंगे अगर हम उसको मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं तो बट ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, दे गेट सेपरेटेड अलोंग विद द एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल में हम जब उसको सेपरेट करते हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शंस में। हाँ जी, इमिसेबल है, बिल्कुल सही। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि लिपिड्स जो क्या है ना ही वो, हाँ क्या बोलते हैं, मैक्रो में आते हैं ना ही माइक्रो में आते हैं, बट फिर भी मोस्टली उनकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज है वो मैक्रो से मिलती हैं, इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको मैक्रो में ही डाल देते हैं। अब आ जाइए जी प्रोटीन की कहानी। प्रोटीन की कहानी क्या है कि प्रोटीन हमारे क्या है, सारे के सारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं। आप पढ़ के आए हो अभी जस्ट, ये किसके पॉलीपेप्टाइड्स है बेटा, लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। एसिड्स की एक लीनियर चेन फॉर्म करते हैं। अमाइनो एसिड्स आप सबको याद होंगे मेरे अकॉर्डिंग, ज्यादा मतलब ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो एटलीस्ट याद होंगे ही होंगे जो हमने पढ़े थे। अगर मैं आपको बोलूं कि गैव लिंप करके, ठीक है, ये आपस में ऐसे करके बॉन्ड बना के, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं। हाँ जी, मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए जी शाइमा जी को याद है तो इसका मतलब है सबको याद होना चाहिए क्योंकि मैंने पढ़ाया है। चलिए जी आगे आ जाते हैं। तो ये क्या है, आपके हीटेरोपॉलीमर है, क्योंकि आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड नहीं है, अलग अलग टाइप्स के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कभी भी होमोपॉलीमर नहीं होंगे, दे विल बी ऑलवेज हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, ये बात आप क्या बोलते हैं, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल श्योर क्लैरिटी से लिख सकते हैं, बिकॉज जैसे वो बात होती है ना सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, वही वाली कहानी होती है। फिर आ जाता है आपका कोलेजन वाला पार्ट, कि कोलेजन क्या है, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड का जो सबसे अबेंडेंट प्रोटीन है दैट इज योर कोलेजन। अगली बात क्या जाती है, रिबिस्को जो है, रिबिस्को की फुल फॉर्म क्या है आपके में लिखिए, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कैटालेज, और जस्ट वन सेकेंड, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। कोलेजन सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम तक रिस्ट्रिक्ट है और रिबिस्को पूरे के पूरे बायोस्फीयर में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। आई गेस यही वाला पार्ट सिर्फ हमारी क्लास में हो पाएगा। मैंने डायग्राम्स मतलब पहले से बना के रखे हुए थे, बट एक काम करते हैं, रुको दोबारा से समझाने के लिए आपको दोबारा से बना देंगे। ठीक है, आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन, कितने स्ट्रक्चर्स में प्रोटीन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जब आप उसकी बात करते हो ना बच्चे जी, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो कहानी है सबसे सिंपल वाली, सबसे सिंपल वाली कैसे जी, आपके जितने भी ये अमाइनो एसिड्स है ना, ये सिर्फ एक चेन की तरह अटैच होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, आप कौन सा यार अमाइनो एसिड लिख देते हैं इसमें, हम लिख देते हैं WKRST और V, जो भी अमाइनो एसिड्स हैं आपको सबको मैंने बताए थे। तो ये क्या है, एक सिंगल चेन, सपोज कर लो इसको देख लो। ठीक है, ये क्या है, अमाइनो एसिड्स की एक सिंगल चेन चल रही है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कहानी क्या जाती है ना, आप सबने वो रिबन देखा है ना, जो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह काटते हैं कहीं जाके, या फिर मतलब गर्ल्स जो है वो चोटी वोटी भी बनाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे ना, दोनों एंड्स रिबन्स के पकड़ोगे और ऐसे करके उसको फोल्ड कर देते हो। ठीक है, ऐसे करके जब फोल्ड करते हैं तो वो आपका एक फोल्ड की फॉर्म में आ जाता है, तो इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं इसे आप, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, की आपने दोनों एजेस रो के पकड़े और एक साइड से उसको हल्का सा ट्विस्ट करोगे तो वो क्या बनाएगा, आपका हेलिक्स और शीट्स फॉर्म करेंगे।
तो कैसे बनाओ दिखाओगे इसको आप? ऐसे करके, जस्ट 1 सेकेंड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सारे भी क्या है आपके अमाइनो एसिड्स ही हैं। और इनकी स्पेशल बात क्या आती है ना बच्चे जी, वो स्पेशल बात इनकी ये आती है कि ये जितने भी आपके होंगे ना, ये कैसे किस फॉर्म में रोटेट करोगे? जैसे आपकी घड़ी चलती है ना, कि घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज चलती है ऐसे, राइट? तो ये भी हमेशा इसी क्लॉकवाइज उसमें ही अरेंज होंगे, कभी भी ये उल्टा नहीं अरेंज होंगे, एंटी क्लॉकवाइज कभी भी अरेंज नहीं होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा टर्शरी। अब टर्शरी को आपको कैसे याद करना है? तो टर्शरी को याद आप करो कि जैसे मॉम्स लोग होते हैं, सबकी मॉम लोग स्वेटर वगैरह बनाते होंगे, ठीक है, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो वो लोग स्वेटर जब बनाते हैं तो आपको पता होगा कि ऊन का क्या करते हैं, ऐसे करके गोला काइंड ऑफ बना लेते हैं। ठीक है, देखा है सबने या नहीं? या सिर्फ हमारे या यूपी में ही होता है? क्यों जी, बताओ बताओ बताओ, सो गए क्या? इतने सारे बच्चे हो तुम लोग, है ना? सबने देखा है, चलो जी, शुक्र है, गनीमत है। चलो, अब आ जाता है हमारा लास्ट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, आपके जो ये टर्शरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स थे, ये कुछ इस हिसाब से जुड़ जाते हैं। तो ये हमारे क्या कर लेते हैं? ठीक है, अब आ जाओ इसको कि मैम हम लिख के कैसे आएंगे एग्जाम में। तो बेटा जी आप ऐसे लिख के आओगे एग्जाम में। क्या लिखोगे आप? सबसे पहला पॉइंट आप लिख के आओगे प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में। जितना सिंपल वो दिखाया था उतना ही सिंपल सी कहानी है, बस लिख के ये आना। डायग्राम जो मैंने अभी बनाए थे वो बना देना। कैसे? कि दे आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये आपके अमाइनो एसिड्स के, मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ, कोई भी ऑफेंड मत होइएगा, बिकॉज वो आपको विजिबल नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, बाकी कोई कलर स्क्रीन पे। स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं हमारे अमाइनो एसिड्स पे। ठीक है, हाँ जी इकरा जी, मैंने भी बहुत पहने हैं ऐसे। और ये क्या बताते हैं आपको? पोजिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं प्रोटीन की। कैसे जी? सपोज कर लो हमारा कोई ये वाला प्रोटीन है, ये वाला अमाइनो एसिड है, इसमें कोई डैमेज हमें जा गया है, तो हमें पता करना है कि कौन से पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में आया है। तो ये आपको पता है टर्शरी वाला कैसा दिख रहा है, ये ऐसे करके कुछ दिखता है। सपोज करो कि तुम्हारे मॉम जब उसको ऊन को फोल्ड कर रही थी, उसमें बीच में कहीं ना कोई गांठ वांठ पड़ गई, तो आप कैसे पता करोगे उस गांठ को? आप क्या करोगे, एक एंड से काटोगे और दूसरे एंड से काटोगे और फिर उसको निकालोगे। ठीक है, कुछ ऐसे ही करोगे। ये लीजिए आशा जी। आशा जी आप क्यों परेशान हो रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा। जब मैं कह रही हूँ कि आई बी सेंडिंग यू द नोट्स, दैट मीन्स आई विल बी सेंडिंग इट। ठीक है जी, चलो जी। तो ये क्या करना है आपको, ये हेल्प करता है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। फिर आता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कहानी क्या है कि लीनियर फॉर्म टू प्रोटीन, लीनियर फॉर्म टू प्रोटीन फोल्ड टू फॉर्म ए हेलिक्स। ये क्या है मैंने आपको बताया, एक हेलिक्स की तरह बनाता है ये, राइट? हमने अभी जैसे रिबन लाइक पढ़ा हेलिक्स की तरह, या रिवॉल्विंग स्टेयरकेस कह लो, एक ही बात है उसकी। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्विंग स्टेयरकेस भी आपकी कैसे होती है, ऐसे ही। फिर देखो, जो बात मैंने आपको बताई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड, इस तरीके से। ठीक है, कभी भी उल्टे नहीं चल रहे होंगे। चलो फिर क्या आता है, दे आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एटम्स अलोंग द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जितने भी ये है ना, सारे के सारे कनेक्ट किससे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ये बात मैं आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। फिर आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, कौन सा? टर्शरी स्ट्रक्चर का। टर्शरी स्ट्रक्चर की कहानी क्या है कि प्रोटीन को बेटा साइमा आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, डीएनए नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ये प्रोटीन है, डीएनए अलग है। डीएनए में हमारे एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। यहाँ पे जो है वो हमारा अलग है। कोई बात नहीं बच्चे, वो जब मैंने भी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था इसमें। मतलब जब मैं तुम्हारे एज की थी, अब तो नहीं, ठीक है, अब तो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए रट गया ये चीज। तो ये प्रोटीन क्या है, ये फोल्ड करेंगे अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म अ हॉलो बॉल। जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि जो मॉम लोग क्या गोला टाइप से बना लेती हैं, उसी को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड यही आपका इकलौता है जो किसमें हम देख सकते हैं, 3D व्यू में। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसका, एक राइट हैंडेड वाला पार्ट और पोजिशनल इन्फॉर्मेशन वाला बात यहाँ पे, और यहाँ पे 3D व्यू वाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी ही हमारे ऐसे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम करते हैं। फिर आ जाता है हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की कहानी क्या है? असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट्स। ठीक है, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, या फिर इसको सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने अभी आपको समझाया था वो क्या था कि टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर जब आपस में बाइंड कर जाते हैं तो वो हमारे क्वार्टरनरी बना देते हैं। ये हमारा देखो, आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली सेकेंडरी वाला बनाया गया है, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। और ये आपका क्या है, टर्शरी प्रोटीन्स बने। ठीक है, कुछ ऐसे ही गोले बनते हैं मॉम्स के। अच्छा जी, मैं बार बार भूल जाती हूँ इस क्लास में। वेरी हैप्पी ऑल्दो बिलेटेड but happy Children's Day to all of you.
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। इतनी रात मतलब आधी रात के लगभग हो रही है, मतलब आधी तो नहीं बट रात हो रही है, बट फिर भी आपकी स्ट्रेंथ 50+ है और आप सबके सब हमेशा से इतनी ही स्ट्रेंथ मुझे देते हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू एंड थैंक यू और आई वेलकम टू एवरी सेशन ऑफ माइंड एंड आई भी गोल लेके यहाँ पे आए हो, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप सारे के सारे वो अपना जो गोल है वो अचीव करें। थैंक यू सो मच बच्चे जी। तो जी आगे बढ़ जाते हैं अब जो आपका दूसरा होमवर्क है आज के दिन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। चलो 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 एक बार 5 मिनट के लिए फिर से वापस आते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से 5 मिनट के लिए बातें कर लूंगी, ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स। उसके बाद हमारा जितना मैंने आज का सोचा हुआ है ना सारी क्लासेस के लिए, उतना आपके बैच में भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा जी, थैंक यू सो मच। चलो जी आगे हमारी कहानी क्या जाती है, प्रोटीन्स के बारे में आ जाती है। प्रोटीन्स क्या कह रहे हैं अब ये आपको, मैंने अभी जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था तो मैंने आपको एक काम दिया था, कौन सा वाला, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाला। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बन जाता है ना बेटा, जो आपसे पूछा जाता है, दैट इज योर प्रोटीन्स वाला पार्ट, कि कौन से प्रोटीन्स हैं और उनके कौन से फंक्शन है। और अब अगर आपको ध्यान हो या फिर आप लोगों ने एनसीईआरटी खोल के बैठे होगे तो आप देख सकते हो कि ये भी आपका एनसीईआरटी का ही टेबल है। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम, कोई भी टेबल, कोई भी फ्लो चार्ट आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। एग्जामिनर का कौन सा मूड बन जाए, कैसा क्वेश्चन पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी, और आप लोगों ने अगर देखे होंगे लास्ट 2 इयर्स क्वेश्चन पेपर बहुत सारे आपके एग्जाम्स के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो ईच एंड एवरी लाइन इज फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, ठीक है। चलो जी अब क्या कहानी आ जाती है हमारी। कोलेजन एक प्रोटीन है, अभी जस्ट आप पढ़ के हटे हो कि क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस की तरह ऐसा वर्क करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम की तरह, इंसुलिन हार्मोन्स की तरह, एंटीबॉडीज फाइट करते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन एजेंट्स और अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में घुस जाते हैं उनके लिए। रिसेप्टर्स हमारे सेंसरी रिसेप्शन वाले, और GLUT4 होता है हमारा, इनेबल्स द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। नहीं जी अलग से फिलहाल तो कोई बुक मत लीजिए आप, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपके। न्यूक्लियोटाइड्स को हमने कौन कौन से उसमें पढ़ा था, फिर से देख लो, किसको कंफ्यूजन होता है। लक्षिका क्या पढ़ा था, नाइट्रोजनस बेस प्लस मोनोसेकेराइड। अच्छा आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होता, बिल्कुल सही थे आप, ठीक है। हाँ जी शुगर को कंट्रोल भी करता है मोनोसेकेराइड्स, या फिर जिससे कह लो आपका नॉर्मल शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये आपके सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। हाँ एनसीईआरटी बेटा अपने आप में सफिशिएंट, अगर एक एक लाइन पढ़ लेते हो तो, ठीक है। आई कैन गारंटी यू कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा, कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे अगर आपने एनसीईआरटी को 2 से 3 बार कंटिन्यूअसली पढ़ा है तो। क्योंकि एक बार तो सिर्फ आप ना नॉवेल पढ़ के भी आप एक बार में नहीं बता पाओगे कोई सारी चीजें उसकी, तो बुक्स हैं, ठीक है। हर एक थोड़ी बहुत चीजें आपको टफ लगेंगी, थोड़ी बहुत चीजें आपको बंद करेगा कि छोड़ दें, बट ठीक है थोड़ी बहुत चीजें आप छोड़ सकते हो, बट सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें। आशा जी आपको खरीदने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, मैंने आपके लिए ना बहुत सारी बुक्स खरीद के रखी हुई है, सारा का सारा आपको मैं यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगी। चलो जी फटाफट से पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। हीट्रोसाइक्लिक में आपके कौन कौन से थे, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन फिर हमको पता है कि हमने उनको डिवाइड कर दिया था किसमें, प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स में। प्यूरिन्स में हमारे क्या थे, एडेनिन, गुआनिन, और पिरामिडीन्स में हमारे थे साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिडीन। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें कोई सी शुगर भी आ रही थी। शुगर में कौन कौन से थे हमारे, राइबोस और डीऑक्सी। राइबोस हमारा कहाँ से था, कुछ नहीं में आरएनए में, और डीएनए में हमारा कौन से था, डीऑक्सी राइबोस। फिर था हमारा लास्ट फॉस्फेट। आपको बहुत अच्छे से ये बात भी पता है कि थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड में ये इसको रिप्लेस कर देता है। चलो जी अगला आ जाता है हमारा क्या, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की कहानी क्या है मैं आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए हम इस वाले पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। कि कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या आता है, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि जनरल शुगर्स को हम क्या कहते हैं, साइंस की लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स में आते हैं। मोनोसेकेराइड का मतलब है कि सिंगल सब यूनिट, सिंगल मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाते हैं आपके, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। की ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट बाइंड करे, सपोज करो 2 ग्लूकोज की यूनिट, तो वो कोई डाइसेकेराइड बना लेंगी, ठीक है जी। उसी तरह कहानी है कि डाइसेकेराइड्स में क्या होता है, हाँ जी 2 अब होती है। पॉलीसेकेराइड में क्या होते हैं, बहुत सारे मोनोमेरिक यूनिट जुड़ जाते हैं। सपोज कर लो ग्लूकोज के ही बहुत सारे अगर जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो वो क्या बनाते हैं आपस में, कोई बताएगा इसका आंसर मुझे। बहुत सारी ग्लूकोज की जब रिंग्स ग्लूकोज जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो क्या बनाएंगे,
अब देखो जी कहानी, मैं आपका आंसर का भी वेट कर रही हूँ बट साथ में आपको समझाते हुए जा रही हूँ। इनका मेन फंक्शन जो है ना बेटे, वो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। पॉलीसेकेराइड तो बनाएंगे, हे भगवान कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग। मैं उस पॉलीसेकेराइड का नाम पूछ रही हूँ, गंदे बच्चे। ठीक है, उस पॉलीसेकेराइड का नाम। चलो जी, क्या है, एनर्जी सोर्स की तरह काम करते हैं हमारे मोनोसेकेराइड। बिल्कुल भी नहीं मनीषा जी, गलत बोल रहे हैं। हाँ होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीसेकेराइड्स है, वो मान रही हूँ, बट कौन सा। चलिए जी मैं भी आंसर बता रही हूँ। ट्रांसपोर्ट जब हम करते हैं तो उसको डाइसेकेराइड फॉर्म में करते हैं, और स्टोर करते हैं हमारा पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स जो है ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं। जो हमारा फ्रूट बनता है वो हमारा स्टार्च की फॉर्म में, राइट। तो आप बस जो बीच में हमारा पार्ट मिस हो गया था कि वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, तो बेटा वो ट्रांसपोर्ट हमारा डाइसेकेराइड फॉर्म में होता है। अब मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल कौन से हैं, आपके ग्लूकोज हो गए, फ्रुक्टोज हो गए, गैलेक्टोस हो गए, ये सारे के सारे क्या है, मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड कौन से हैं आपके, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। स्टोरेज और पॉलीसेकेराइड कौन से हैं, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। चलो जी, अभी जितनों ने आंसर सही दिया था उनको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ग्लाइकोजन आंसर दे रहे थे, बट करेक्ट आंसर इज सेल्यूलोज। ठीक है, चलो जी। पॉलीसेकेराइड्स अब क्या है, पॉलीसेकेराइड्स हमारी लॉन्ग चेन होती है शुगर की। अभी जस्ट आप पढ़ के हटे हो, कोई भी शुगर हो सकती है, मतलब ये वाली भी है, एक सिंगल टाइप की हो जाती है फ्रुक्टोसिस स्वीटेस्ट शुगर ना। नहीं बेटा जी, आप ऐसा नहीं कह सकते हो, फ्रुक्टोज जो है ना वो आपकी फ्रूट की शुगर है। क्या है मैम करेक्ट आंसर, सेल्यूलोज बेटा जी। जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में ज्वाइन करते हैं तो उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप जो ये रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स, आपको पता है कि पॉलीसेकेराइड क्या है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड्स हैं। तो अगर आप जब इनको यूज करते हो बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स को, तो वो बन जाते हैं आपके क्या, पॉलीसेकेराइड। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम से पूछा जाता है, दैट इज अबाउट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कि ये जो ग्लूकोज है आपस में किस चीजों से जुड़ी हुई है। तो इस पर्टिकुलर को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, याद रहेगा सबको। मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ शुगर जो है आपकी क्या करती है, एक चेन बनाती है। जैसे ग्लूकोज की हमने ले लिया तो ये इसने चेन बना दी, इसको हम कहेंगे सेल्यूलोज। और ये आपस में बिल्कुल सही लक्षिका जी, आपने सही जो बोलो उसको लिख दो, याद रहता है। हाँ जी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बीटा। साक्षी इतने आगे पे मत जाओ बेटा जी आप, मैं तो आपको बता दूंगी बट अभी आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं आपको सिर्फ उतना बता रही हूँ जितने आप चीजों को अभी समझ पाओ। चलो जी, अब अभी जो आप लोग होमोसेक पॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हम पहले बात कर लेते हैं उसकी। नाम से ही बहुत ज्यादा चीजें क्लियर है। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब है कि दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, जैसे कि हमारा ये सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज आपस में क्या है, लीजिए जी, काजल जी ने आंसर बता दिया है, खुश हो जाइए साक्षी जी। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड की हमारी कहानी क्या होती है कि दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, कि सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, कोई भी फ्रुक्टोज में कि वो क्या है, एक होमोपॉलीसेकेराइड जो कि किससे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से। उसी तरीके से हिलोरेनिक एसिड होता है जो कि किससे बना होता है हमारा, वो बना होता है डी ग्लूक्रोनिक एसिड, जो कि एक टाइप का क्या है, मोनोसेक्राइड है, और एन एसिटिल ग्लूकोसाइड। आप सब लोगों ने आप पढ़ा होगा ये नैग और नैम वाली कहानी। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से नैग जो है एक तरीके का शुगर ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। फिर आपको ये पता होना चाहिए जो ये सेल्यूलोज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्लांट्स की सेल वॉल में। और आपको पता है कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसमें, किस चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पेपर बनाने में। ठीक है, और जो ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड वाली कहानी है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करती है। अब ये आपका नेक्स्ट क्लास के लिए मैं रख देती हूँ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अब आप मुझे अपने बता दीजिए डाउट्स, जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं, तो फटाफट से हम डाउट्स क्लियर करते हैं। एंड आप सारे के सारे जा सकते हैं सोने के लिए, जिनको कोई डाउट नहीं है। थैंक यू लाइबा जी, ये तो मेरी ड्यूटी है जी, आपको टाइम देना ही पड़ेगा प्रीशियस वाला। पायल जी, एन एसाइटाइल ग्लूकोसामाइन है, वो भी एक तरीके का मोनोसेक्राइड है। नैग और नैम हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इसके बारे में भी, बस थोड़ा सा चैप्टर और आगे चलने दीजिए। फटाफट से क्लास लीव कर जाइए जिनको कुछ भी नहीं पूछना है। यू वेलकम इकरा जी, थैंक यू पायल जी। यू वेलकम आशा जी, यू वेलकम साक्षी मैम। एक तो हाँ जी लक्षिका जी, प्लीज आपको जो भी अब जो डाउट्स जो भी है ना, तो वो प्लीज 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 बहुत ही वाइजली सेलेक्ट करिएगा वो ग्रुप। आपने शायद ओरिएंटेशन अटेंड नहीं किया था, बट मैंने आपको ओरिएंटेशन में ये बात क्लियर की थी।
थैंक यू सो मच शुभो जी, गुड नाइट। अरे आतिका जी, कैसी बात हो गई? हेल्पिंग नहीं, फॉर टीचिंग यू, ये बोलो। चलिए जी, फटाफट से आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। गुड नाइट जी, गुड नाइट काजल। हाँ, मतलब 10 बजे 2 बैच चलेंगे, आप जिसमें वो पढ़ाओगे। मैं हूँ, वो पढ़ाओगे, ऐसा कुछ? आप जिसमें हो वो पढ़ाओगे। आ, आप ना मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो लक्षिका। आप पहले अभी ये फोटोन और कैटलिस्ट वाला करो, आपके पास मेरा नंबर तो है ना, आप मुझसे वहां पे डाउट क्लियर कर लेना अपना। कोई इशू नहीं है। चलिए जी, आप लोग भी किस लिए बैठे हुए हैं? शुभो, सौम्या, मधु, भूमि, जैनब, फटाफट से जाइए, इतने सारे लोग अभी भी हैं। मैम वो मेरे कमेंट पर प्लीज क्वेश्चन कर देना, क्योंकि हम 10 का भी। लक्षिका, आपके पास नंबर है मेरा या नहीं, पहले मुझे ये बताओ। है तो बस आप मुझे वहां पे मैसेज करो, मैं आपको वहां पे डाउट क्लियर करूंगी, बिकॉज मैं भी आपका क्वेश्चन ऐसे समझ नहीं पा रही हूँ। चलो जी, बाकी सारे भी फटाफट से लीव कर जाइए, सौम्या, भूमि एंड श्रेया एंड लक्षिका, आप भी बाय बाय, गुड नाइट। नहीं नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है लक्षिका, बस मैं आपका प्रॉब्लम समझ नहीं पा रही हूँ ना, यहाँ पे बस ये एक इशू हो रहा है। वहां पे आप क्या है ना, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज देंगी तो मुझे क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, सॉरी का कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता है, जैसे मैं अभी आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। चलिए जी, सौम्या जी।